Yeah, today I have some MCQ और विक्टोरियन एज। आज हम कुछ क्वेश्चंस है, लगभग 20 क्वेश्चंस है जो विक्टोरियन एज से रिलेटेड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वी नो इट वेरी वेल कि जो विक्टोरियन एज है क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। क्वीन विक्टोरिया 1837 में गद्दी पर बैठती है और 1901 ईस्वी में उनकी डेथ होती है। तो जो विक्टोरियन इरा है या जो विक्टोरियन पीरियड है वो 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक है। और जो विक्टोरियन एज था वो पोइट्री के लिए, नॉवेल के लिए, प्रोज राइटिंग के लिए और क्रिटिकल एसेस के लिए फेमस रहा है। इस मिसलेनियस क्वेश्चन है, सब मिला करके इसमें है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन इज अ पोयम। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन ये एक पोयम का नाम है। ये पोयम किसकी है? इट्स अ पोयम रिटेन बाय हूम? इट्स अ पोयम रिटेन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रही है वो विक्टोरियन एज की वेल नोन पोएट रही है और रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वाज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड शी वाज अ वेल नोन पोएट। उनका अपना एक कलेक्शन ऑफ सॉनेट है जिसको हम पुर्तगीज सॉनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पुर्तगीज सॉनेट, PURTGESE। उनको क्या कहा जाता है? पुर्तगीज सॉनेट कहा जाता है। तो एक पॉइंट ये भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रिप्रेजेंट्स। विक्टोरियन एज में दो बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट हुआ था। एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हुआ था और इसी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को जो है ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को और क्या कहा जाता है? ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, TRACTARIAN। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहा जाता है। जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था उसका किससे रिलेशन था? द प्रोटेस्टेंट रिलीजन से रिलेटेड था, द एंग्लिकन रिलीजन से रिलेटेड था, द रोमन कैथोलिक रिलीजन से। इसका रिलेशन द रोमन कैथोलिक रिलीजन से रिलेटेड था। अगर कभी भी कोई भी आपसे पूछता है कि जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था उसका दूसरा क्या नाम था? ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। किससे रिलेटेड था? द रोमन कैथोलिक रिलीजन से। ये क्या करना चाहते थे? जो रोम का चर्च है या जो रोम के लोग थे वो कैथोलिक, ईसाइयत जो है ये दो संप्रदायों में बढ़ जाती है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो रोम के जो ईसाई थे या वो जो है कैथोलिक के फॉलोवर्स थे, वो कैथोलिक आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे। तो जो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हुआ जिसके एक बड़े नेता जॉन केबल थे, जॉन केबल एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के एक बड़े लीडर थे। वो जो है रोमन कैथोलिक रिलीजन को इंग्लैंड में री इस्टेब्लिश करना चाहते, क्योंकि इंग्लिश जो पीपल थे वो प्रोटेस्टेंट थे, वो ज्यादातर उसको फॉलो करते थे। तो रोम के चर्च को या रोमन कैथोलिक आइडियोलॉजी को री इस्टेब्लिश करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया उस मूवमेंट को क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेडिशंस इन मिमोरियम वाज पब्लिश। जो टेडिशन का इन मिमोरियम है ये कब पब्लिश होता है? टेडिशन का इन मिमोरियम 1850 ईस्वी में पब्लिश होता है। और जो टेडिशन का इन मिमोरियम है यह लॉन्ग नैरेटिव पोयम है और इसी पोयम में उन्होंने किसके बारे में बात की है? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन या कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। चूंकि विक्टोरियन एज को कहा जाता है इट वाज एन एज ऑफ कंप्रोमाइजिंग बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो साइंस और रिलीजन का कंप्रोमाइजिंग भी इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा इन मिमोरियम से ही ब्रेक 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 नाम की पोयम ली गई है और जो ब्रेक 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 पोयम वह एलिजी है जो आर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर लिखा गया है। तो इन मिमोरियम क्या एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है और इसी का ही एक हिस्सा आपका क्या है? ब्रेक 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 पोयम है जो एलिजी है। और वो किसकी? टेनिशन के बोजम फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम को डेथ को उसमें बॉर्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन चूजलविट इज अ नॉवेल। मार्टिन चूजलविट एक नॉवेल है या किसका है? मार्टिन चूजलविट इज अ नॉवेल बाय हू? इट्स अ नॉवेल ऑफ चार्लोटी ब्रॉन्टी। मार्टिन चूजलविट is a novel by Charlotte Bronte, but I have a doubt Martin Chuzzlewit is a novel चार्ल्स डिकेंस का होना चाहिए। मार्टिन चूजलविट, अभी आप इसको चार्लोटी ब्रांटी यहाँ पे करिए बट मेरा अपना आंसर चार्ल्स डिकेंस के साथ है। मार्टिन चूजलविट इसके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं ब्रॉन्टी सिस्टर्स की तो ब्रॉन्टी सिस्टर्स में चार्लोटी ब्रांटी बड़ी फेमस रही है। उनका एक नावल रहा है
जेन आयरी करके उनका एक नावल रहा है। और चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज के एक वेल नोन नॉवलिस्ट रहे हैं। चार्ल्स डिकेंस के का जो नावल है वो नावल ऑफ रिफॉर्मेशन, नावल ऑफ रियलिटी के अंतर्गत आता है। और जो चार्ल्स डिकेंस है वो चाइल्डहुड साइकोलॉजी की बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने विक्टोरियन एज का जो सिचुएशन था, खास करके एजुकेशन सिस्टम को, इंडस्ट्रियल लाइफ को, पिक पॉकेटिंग को, रॉबरी को, इन सब चीजों को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट रिटन बाई टॉमस हार्डी? इनमें से वो कौन सा नॉवेल है जो टॉमस हार्डी ने नहीं लिखा है? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज टॉमस हार्डी का ही नावल है। द वुडलैंडर्स टॉमस हार्डी का नावल है। द वेल बिलव्ड टॉमस हार्डी का नावल है। वेस्टवर्ड हो, इट्स नॉट द नावल ऑफ टॉमस हार्डी। वेस्टवर्ड हो ये टॉमस हार्डी का नावल नहीं है। टॉमस हार्डी विक्टोरियन एज के वेल नोन नावलिस्ट थे। उन्होंने रीजनल नावल लिखने की शुरुआत की। इसके अलावा उनके नावल में अगर आप देखें कि एक कॉन्सेप्ट है इमानेंट विल का। इमानेंट विल का मतलब कि द अल्टीमेट पावर दैट इज गॉड, उसकी इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती है। उनके अपने कुछ फेमस नॉवेल्स और भी रहे। टेस ऑफ द डी उर्बरवाइल्ड रहा है जो कि बहुत ही फेमस था। और भी उनके अपने नावल रहे। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड रहा है। तो ये सब उनके नावल रहे। बाकी अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, द वुडलैंडर, द वेल बिलव्ड, ये भी उनके नावल थे जो यहाँ पे जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें ये पूछा जा रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द विक्टोरियन ईरा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यू ऑल नो कि क्वीन विक्टोरिया या विक्टोरियन एज में जो क्वीन रही है उनका नाम क्वीन विक्टोरिया रहा है। एडी विक्टोरिया, सॉरी, अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। डी इज द राइट आंसर। अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया रही है। तो जो अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया रही है उनको हम लोग क्वीन विक्टोरिया के ही नाम से जानते हैं। और दिस अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया ये 1837 में सिंहासन पर बैठती है। 1901 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि 1837 में उनका सिंहासन पर बैठती है, 1901 ईस्वी में उनकी डेथ होती है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब भी हम लोग बात करते हैं खास करके क्वीन विक्टोरिया को लेकर के, तो इनके अपने समय में काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तमाम इन्वेंशंस हुए, रेलवे का आविष्कार हुआ, और भी इलेक्ट्रिसिटी का आना, और भी तमाम बहुत सारी चीजें होती है। और इंपीरियलिज्म बहुत आगे बढ़ा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन को देखा जा सकता है। मास माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम सिटी टू विलेज, फ्रॉम विलेज टू सिटी एरिया, ऑल दिस थिंग्स वी कैन रिमेम्बर। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उनका अपना डेट 1837 पे गद्दी पे बैठती है, 1901 ईस्वी में उनकी डेथ हो जाती है। तो दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट कि व्हेन वी टॉक अबाउट क्वीन विक्टोरिया we have to keep in mind कि Queen Victoria was the Queen of England, and at her name we find a new era, a new age, that was the Victorian age. And Victorian age covers the period from 1837 to 1901. क्वेश्चन जो 6 पूछा गया है कि who among following was the Queen of England during the Victorian era? तो हम लोग क्वीन विक्टोरिया कहते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। आंसर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द आथर ऑफ क्रिसमस कैरोल इज? जो क्रिसमस कैरोल के आथर है उनका क्या नाम है? क्रिसमस कैरोल के जो आथर है उनका नाम चार्ल्स डिकेंस है। और एक कानपुर यूनिवर्सिटी के भी सिलेबस में रहा है अभी तक, और हो सकता है कि जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ये बदल जाए। बट रिमेम्बर दैट कि क्रिसमस कैरोल इज अ फेमस नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, and Charles Dickens, a well-known novelist and short story writer of Victorian era. The basic characteristics of Charles Dickens novel that he tells about childhood psychology. Charles Dickens ने अपने नावल में childhood psychology के बारे में बात किए हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट उनके नावल में है। उनके नावल में यू कैन जस्ट सी कि वो एजुकेशन सिस्टम को, विक्टोरियन एज का जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो डेविड कॉपरफील्ड रहा हो, चाहे ओलिवर ट्विस्ट रहा हो, उन सब में एजुकेशन सिस्टम को, बोर्डिंग स्कूल को, टीचर्स का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स स्टूडेंट्स को, उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बात किया है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि
you are just getting a Christmas Carol, but except Christmas Carol, the important thing is that you must know some basic point key when you talk about Charles Dickens. Charles Dickens is in our syllabus as a PGT writer. He is in our syllabus. So remember that Charles Dickens का मतलब ये है कि you remember कि he talks about childhood psychology, he talks about education system, he talks about industrialization of Victorian era, he talks about how students, especially those students who belong to poor community or poor, if they are the sons and daughters of the poor parents, how they are going to be treated in campus, how the principal, how the teacher, how do they treat them. पिक पॉकेटिंग को लेकर के उन्होंने बात किया है, उन्होंने रॉबरी को लेकर के बात किया, उन्होंने गैंग वार को लेकर के बात किया है. ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी इन ओलिवर ट्विस्ट, यू कैन जस्ट सी इन डेविड कॉपरफील्ड. और एक जो अनाथ बच्चा उसका पालन पोषण कैसे होता है. सो इंपीरियलिज्म का जो सेंटर रहा, जो एपी सेंटर था, वो इंग्लैंड था. और इंग्लैंड में जब चार्ल्स डिकेंस का जो जमाना था, उस समय कहा जाता था कि इंग्लैंड के का जो साम्राज्य है पूरी दुनिया में है, एंड द सन नेवर सेट्स इन द किंगडम ऑफ इंग्लैंड या इन द किंगडम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज नहीं डूबता. और ब्रिटिशर कहते थे कि वी आर रूलिंग इन द वर्ल्ड टू मेक द पीपल सिविलाइज्ड. लेकिन आप ये खुद देख सकते हैं कि जब व्हेन यू रीड द नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस यू कम टू नो कि कहाँ तक कल्चर है, कहाँ तक सिविलाइजेशन है. उनके अपने यहाँ खुद बेसिक प्रॉब्लम थी, पिक पॉकेटिंग का, गैंग वार का, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं था, रॉबरी थी, करप्शन था, लूटिंग ऑफ द पीपल, ऑल दीज थिंग्स वी सी. तो चार्ल्स डिकेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनका अपना बहुत सारा इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो आप देख सकते हैं. And there was a great calm is a poem. करें कि and there was a great calm. ये poem किसने लिखा है? This poem has been written by Matthew Arnold. And there was a great calm. The poem was written by Matthew Arnold. Matthew Arnold, a well-known poet of Victorian age. He was a pessimistic poet. Arnold said that poetry is the criticism of life. Arnold has written so many beautiful poems. एक तो उनका सोनेट शेक्सपियर पर है, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, द वर्ड फ्री, जिसपे वो बात करते हैं. इसके अलावा अर्नोल्ड ने, अगर आप देखेंगे तो उनकी अपनी पोयम रही है डू अ बीच, जो बहुत फेमस रही, जिसपे वो कहते हैं आल लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम has really neither joy nor love nor certitude nor help in pain. So you will come to know कि अर्नोल्ड का पोयम काफी इंपॉर्टेंट है. टू मार्गरीट उनका पोयम रहा, मार्गरीट भी उनका पोयम रहा, स्कॉलर जिप्सी जिप्सी उनका पोयम रहा है. These things you come to know कि सब कुछ उनका रहा है. That's highly significant. वो बहुत इंपॉर्टेंट अर्नोल्ड का रहा है. That's Arnold. So when I talk about any writer, I give you some clue कि what do you know about Arnold and what you must know about Arnold. द स्टडी ऑफ पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के पर्सपेक्टिव से, टीजीटी दोनों के पर्सपेक्टिव से. द स्टडी ऑफ पोइट्री इज एन एसे, इट्स अ क्रिटिकल एसे. द स्टडी ऑफ पोइट्री एक क्रिटिकल एसे है और इसके राइटर का क्या नाम, इसके राइटर का नाम मैथ्यू अर्नोल्ड रहा है. द स्टडी ऑफ पोइट्री इज अ क्रिटिकल एसे रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड. इसी में उन्होंने किसका, इसके अलावा उन्होंने टच स्टोन मेथड का एक उन्होंने टर्म जो है दिया हुआ था, टच स्टोन मेथड. उन्होंने एक टर्म दिया था फिलिस्तीन. ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि फिलिस्तीन टर्म किसने कॉइन किया, टच स्टोन मेथड टर्म किसने कॉइन किया. वी मस्ट नो अबाउट दिस थिंग. क्वेश्चन नंबर 10 है हु एमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड. इनमें से कौन थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे इंग्लैंड के. दैट वाज द बेंजामिन डिसराइली. बेंजामिन डिसराइली वहां के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे और एज अ नॉवेलिस्ट भी या एज अ राइटर वो भी फेमस रहे थे. तो इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग नहीं लगाना है. बेंजामिन डिसराइली वहां के पीएम बने और वो एज अ राइटर भी फेमस रहे थे. क्वेश्चन नंबर 11 है क्योरर बेल वाज द पेन नेम. क्योरर बेल किसका पेन नेम था. दैट वाज द नेम ऑफ द चार्लोटी ब्रॉन्टी. चार्लोटी ब्रॉन्टी का पेन नेम क्या था, क्योरर बेल. इसी तरह से अगर आप देखेंगे एक और राइटर है जॉर्ज इलियट. जॉर्ज इलियट पेन नेम रहा किसका, मैरी एंड इवाज का. विक्टोरियन एज की नॉवेलिस्ट रही है जॉर्ज इलियट. उनका पेन नेम क्या था, उनका पेन नेम जो है आपका जॉर्ज इलियट रहा है. जॉर्ज आरवेल का भी पेन नेम इरिक ब्लेयर. दिस थिंग्स वी कम टू नो. तो पेन नेम से भी क्वेश्चंस होते हैं, उसकी लिस्ट है, उसे हमें पढ़ना चाहिए. मैं भेज दूंगा, वो है मेरे पास में.
नेक्स्ट है द बैलड ऑफ रीडिंग द बैलड ऑफ रीडिंग गायल इज अ वर्क, करे जो बैलड ऑफ रीडिंग गायल इज अ वर्क, ये किसका वर्क है? इज द वर्क ऑफ ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड बहुत वेल नोन राइटर रहे हैं विक्टोरियन एज के। उनका एक वर्क बहुत फेमस है, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, नॉवेल रहा है, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, बहुत फेमस रहा है। तो द बैलड ऑफ रीडिंग गायल इज अ वर्क बाय ऑस्कर वाइल्ड। साथ ही साथ इनका एक नॉवेल रहा है, उस नॉवेल का मैं नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ऑस्कर वाइल्ड का द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। फिर है टेनिसन, क्वेश्चन नंबर 13, टेनिसन बिकेम द पोएट लाउरिएट। टेनिसन बने पोएट लाउरिएट किसकी डेथ के बाद? विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ 1850 में होती है। उनके मरने के बाद जो है कौन बनता है पोएट लाउरिएट? आपके टेनिसन बनते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेनिसन बिकेम द पोएट लाउरिएट आफ्टर द डेथ ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। और यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले रॉबर्ट साउदे थे, 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ बने हुए थे पोएट लाउरिएट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले पोएट लाउरिएट कौन से? सबसे पहले पोएट लाउरिएट आपके जो है बेन जॉनसन थे। पहले ऑफिशियल पोएट कौन थे? जॉन ड्राइडन थे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है स्प्रिंग एंड फॉल इज अ पोएम। स्प्रिंग और फॉल एक पोएम है, किसने लिखा? जीरार्ड मैनले हॉपकिंस ने लिखा। जीरार्ड मैनले हॉपकिंस विक्टोरियन एज के पोएट है। कुछ उनका हिस्सा विक्टोरियन एज में आता है, कुछ मॉडर्न एज में आता है। इवन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जीरार्ड मैनले हॉपकिंस फर्स्ट मॉडर्न पोएट थे। क्यों फर्स्ट मॉडर्न पोएट थे? जीरार्ड मैनले हॉपकिंस ने कर्टल सॉनेट को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? कर्टल सॉनेट, CURTAIL, कर्टल सॉनेट। कर्टल सॉनेट कितने लाइन का होता है? 10.5 लाइन का। कर्टल सॉनेट 10.5 लाइन का होता है। और चिराग मैनले हाफकिज ने जो 10.5 लाइन का सॉनेट का इजाद किया, उसका एक एग्जाम्पल पाइड ब्यूटी है। उसका एक एग्जाम्पल क्या है? पाइड ब्यूटी। उन्होंने एक सॉनेट लिखा था पाइड ब्यूटी, जो कर्टल सॉनेट का एग्जाम्पल है। इस सिलेबस में भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में थी। इसके अलावा उन्होंने स्प्रग रिदम का जन्म दिया। तो इन सब का जन्म देने की वजह से उनको क्या कहा जाता है? इन सब का जन्म देने की वजह से ही इज नोन एज फर्स्ट मॉडर्न पोएट। क्योंकि उन्होंने पोइट्री का टेक्निक्स में, पोइट्री का स्ट्रक्चर में, पोएम का स्ट्रक्चर में बहुत कुछ बदलाव लाया, इसीलिए उनको फर्स्ट मॉडर्न पोएट टेक्निकली कहा जाता है कि टेक्निकली ही वाज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट, नॉट थीमेटिकली। थीम तो उन्होंने वही अडॉप्ट किया जो विक्टोरियन एज की रही है। सो उन्होंने कर्टल सॉनेट के अलावा और किसको जन्म दिया है? कर्टल सॉनेट के अलावा उन्होंने स्प्रग रिदम को जन्म दिया, SPRUNG, स्प्रग रिदम, RHYTHM, स्प्रग रिदम को जन्म दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है द नेम ऑफ द एंशिएंट सैक्सन किंगडम इज एसोसिएटेड विद द नॉवेल्स ऑफ। कह रहे कि जो नेम है एंशिएंट, जो सैक्सन किंगडम है, ये नेम किसकी नॉवेल से एसोसिएटेड? इट्स एसोसिएटेड विद द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के नॉवेल से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रिनेशा इज अ वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्क इज अ वर्क बाय, ये वर्क किसने लिखा है? वाल्टर पेटर ने लिखा। इट्स द वर्क ऑफ वाल्टर पेटर। वाल्टर पेटर वेल नोन राइटर, प्रोज राइटर रहे हैं। तो स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रिनेशा, ये उनका इंपॉर्टेंट, कभी कभार शार्ट में भी पूछा जाता है कि रिनेशा किसका? वाल्टर पेटर का। कई बार आ चुका है। द ग्रेट एग्जीबिशन वाज हेल्ड, करे जो ग्रेट एग्जीबिशन लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? लंदन में लगाया गया था। दैट वाज द ग्रेट एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन लंदन। मिस्टर मैकाइबर इज अ कैरेक्टर, ये कई बार पूछा जा चुका है। मिस्टर मैकाइबर कैरेक्टर है जो है किस नॉवेल के? मिस्टर मैकाइबर इज अ कैरेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड। और डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस का एक फेमस नॉवेल है, या एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। उन्होंने अपने हालात को, अपने जीवन को डेविड कैरेक्टर के माध्यम से प्रेजेंट ही किया है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल एंड मिस्टर मैकाइबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है, खासकर जो कुछ क्वेश्चन है जो पीजीटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो जितना था वो टीजीटी पीजीटी दोनों को कवर करता है, बट दिस क्वेश्चन इज स्पेशली फॉर पीजीटी। नाउ these last two questions, poetry is a criticism of life। अभी अभी मैंने बताया था कि अर्नोल्ड का एक कोटेशन है कि पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये बात किसने कही है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात कही हुई है, मैथ्यू अर्नोल्ड। अर्नोल्ड के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी। अरोरा ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरोरा ले इज रिटेन बाय, अरोरा ले किसने लिखा? यह एक नॉवेल है जो कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा, परहैप्स ये पोएटिक लैंग्वेज में। अरोरा ले इज अ नॉवेल रिटेन बाय whom? रिटेन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। उनका 3 इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तो जो अभी पोयम का नाम, एक उनका कलेक्शन ऑफ सोनेट जिसको पुर्तगीज सोनेट कहा जाता है, और दूसरा जो है आप कह सकते हैं कि दिस अरोरा ले। So today I have covered 20 questions and I have explained it in a very detailed way. Hope you all have enjoyed, and thanks KK Tripathi ji, Shashi ji, Zainab, Sayyada, and all the people who have joined this session. If you want to give your feedback about the class, yeah, if you want to say something, you can say. If you have any query, any doubt, or any suggestion, you can also say. You have only 2 minutes because I have to join another session I have to take. या किसी का कोई सजेशन, किसी को कुछ कहना? No, not at all. So now concluding, if you have any issue or any problem, you can just put message individually, privately in group. And thanks for joining this session. Thanks Sayyada, thanks all the people, Zainab, KKG, and those who joined this session. Thanks to all of you.